चला ना। नमस्कार। और आज हम वीर सुरेंद्र साय जी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वीर सुरेंद्र साय ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 2 या 4 या 10 साल नहीं बल्कि 20 साल तक लोहा लिया। अपने जीवन के 37 साल वो कारागार में बिताए। दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए इतने लंबे समय तक कारागार में बिताना और फिर कारागार में ही प्राण त्याग कर देने का शायद ये सबसे लंबी समय है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संबलपुर उड़ीसा प्रांत में जो कि है, कभी ये एक रियासत हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था, जिसका 18 और उसके साथ राज्य थे। फिर संबलपुर के राजा महाराज साय जो कि अपुत्रिक थे, उनका कोई लड़का नहीं था, औलाद नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा था कि अपने ही वंश के सुरेंद्र साय को गोद लेने के लिए, लेकिन वो इससे पहले गोद ले पाते, अचानक ही 1827 में उनका देहांत हो गया। उनकी विधवा रानी मोहन कुमारी सुरेंद्र साय को गोद लेने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने इसमें दखल दे दिया, मना कर दिया और मोहन कुमारी को ही गद्दी में बैठा दिया और अपने मनमानी करने लगे। सुरेंद्र साय के पिता के जो बड़े भाई थे बलराम सिंह, वो संबलपुर रियासत के खजांची हुआ करते थे। उन्होंने इस मनमानी का पुरजोर से विरोध किया और बाद में अपने नौकरी से इस्तीफा देकर सुरेंद्र साय को व उनके भाइयों को इस नाइंसाफ़ी के विरुद्ध में, अंग्रेज़ों के जो दखलबाजी, इसके विरुद्ध में संग्राम करने का प्रोत्साहन दिया। सुरेंद्र साय अपने कुछ समर्थकों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद किए। इस बीच अंग्रेज़ों ने लगान बढ़ा दिया और सही समय पे लगान ना देने के एवज में कई जमींदार और गौतिया को अपने खोरी खोटी सुनाई और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सबको डराने के लिए उन्होंने भेड़न के जमींदार को अलग कर दिया जमींदारी से और उनके साथ छोटा नागपुर से आए हुए एक चहेते को जमींदारी दे दी। इसे भेड़न के जमींदार अवधूत सिंह वो बागी हो गए और उन्होंने संग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से छिटपुट होकर संग्राम शुरू होके फिर ये बहुत बड़ा एक ले लिया, हालात बहुत ख़राब हो गया। तो अंग्रेज़ों ने दूसरे जगह से सेना बुलाना शुरू कर दिया। इस बीच अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक औरत सिंहासन में बैठते हुए इसको दबाया नहीं जा सकता या कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए रानी को उन्होंने पेंशन देके भेज दिया और संबलपुर राज परिवार के दूर के रिश्ते के नारायण सिंह को गद्दी पे बिठा दिया। नारायण सिंह का
सिलेक्शन इसलिए हुआ कि वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और अंग्रेज़ों के निर्देशन पर ही वो अपने कामकाज संभालने का हामी भर दिया। तो नारायण सिंह जब राजा हो गए तो उन्होंने अंग्रेज़ों के कहने पर सुरेंद्र शाह के विरुद्ध काफ़ी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की। ऐसे में रामपुर के जमींदार सेना लेके सुरेंद्र शाह को गिरफ्त करने के लिए उनके गांव पहुंचते हैं। सुरेंद्र शाह और उनके भाइयों को न पा करके उनके गांव में लूट मचा देते हैं और फिर सेना लेके गए और आक्रमण करके लखनपुर जमींदार को मार देते हैं। इस घटना में सुरेंद्र शाह इंज्योर्ड हुए, पर जब वो सुस्त हुए या उन्होंने अपनी इंजरी से राहत उनको मिला, तब उन्होंने अपने भाई और समर्थकों के साथ रामपुर पे धावा बोल दिया। रामपुर के जमींदार के गैर हाजिरी में उनके पिता और उनके बेटे को मार दिया जाता है। जब छोटनागपुर से पॉलिटिकल एजेंट ओसले संबलपुर पहुंचते हैं तो राजा सुरेंद्र शाह और उनके भाइयों के बारे में उनको बताते हैं, उनसे अभियोग करते हैं। पॉलिटिकल एजेंट बातचीत करने के लिए सुरेंद्र शाह व उनके परिवार के सदस्यों को बुलावा भेजते हैं। जब वो बातचीत करने आते हैं तो सुरेंद्र शाह, उनके भाई उदंत शाह और उनके जो चाचा हैं बलराम सिंह और एक भाई ध्रुव शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में ध्रुव को छोड़ दिया जाता है, बाकी तीनों को हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है। बलराम सिंह को 7 साल का और उदंत शाह को 7 साल का व सुरेंद्र शाह को 5 साल का सजा होती है। पर इससे नारायण सिंह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि अगर वो 5 और 7 साल के बाद रिहा होकर संबलपुर वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है वो बदला लेने की कोशिश करेंगे और संबलपुर में शांति जो है वो खराब हो सकती है। वो चाहते थे कि उनको आजीवन कारावास हो। अंग्रेज़ों ने इसका प्रतिश्रुति दिए इनके और नारायण सिंह को कहा कि आप हम जैसे कहते हैं वैसे करते जाइए और वो कभी जैसे हजारीबाग से नहीं लौटेंगे, इसका जो है व्यवस्था हम करते हैं। सचमुच 5 साल गया, 7 साल गया, 10 साल गया, कोई रिहा नहीं हुआ। बलराम सिंह हजारीबाग में दम तोड़ देते हैं। 17 साल कारावास में रहने के बाद फिर आता है 1857। सुरेंद्र शाह और उनके भाई 1840 में हजारीबाग भेजे गए थे और 17 साल के बाद जब 1857 का सिपाही म्यूटनी या सिपाही विद्रोह का समय आ गया, उस समय छोटा वर्धमान का 2 पलटन जो कि ड्यूटी पे था हजारीबाग में, वो बागी बन जाते हैं। उनको समझने के लिए या उनको संभालने के लिए जब रामगढ़ की एक सेना को भेजा जाता है, वो भी बागी बन जाता है और तीनों टुकड़ी मिलके हजारीबाग जेल का फाटक तोड़ देते हैं। 32 विद्रोहियों को या 32 बंदियों को रिहा कर दिया जाता है और चूंकि सुरेंद्र शाह एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे, उनको नेता मानते हुए विद्रोही रांची की ओर कूच करते हैं। रांची में ट्रेजरी को अपने हाथ में ले लेते हैं और 1 महीने के लिए विद्रोही अपने हाथ में रांची को रखते हुए वहाँ सारे शासन व्यवस्था को कायम करते हैं।
सुरेंद्र साय और उदंत साय अपनी भूमिका वहाँ समाप्त मानते हुए संबलपुर अपनी मातृभूमि की ओर चले आते हैं। जब सुरेंद्र और उदंत का संबलपुर पहुंचने का खबर चारों ओर फैल जाता है तो फिर जितने भी जमींदार, गौतिया और साधारण प्रजा थे, सब में खुशी दौड़ जाती है, सब में आशा की किरण नज़र आती है। क्योंकि उस समय लोगों में और ख़ास करके ज़मींदारों में बहुत असंतोष फैल गया था। कारण ये था कि 1849 में डेलहाउसी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय कराने के बाद हर 4 साल के अंतराल में एक एक बार संबलपुर का जो राजस्व देय था, जो खजाना कलेक्शन का मूल्य था, उसमें बार बार बढ़ोतरी किया गया था और जमींदारों पे प्रेशर दिया गया कि जो तय हुआ है वही आपको कलेक्शन करना पड़ेगा और आपको वही दाखिल भी देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। पर संबलपुर का अगर इतिहास को देखें तो जमींदार और प्रजाओं के बीच बाप और बेटे का संबंध था, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। बहुत साधारण सा लगान वसूल किया जाता था। राजा भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे और राजा और प्रजा आराम से अपनी समय निभाते थे। पर अंग्रेज़ों के कारण जो जोर ज़बरदस्ती करना पड़ा, इससे जमींदार भी भड़क गए थे और साधारण प्रजा भी बहुत असंतोष हो गए थे। सुरेंद्र साय और उदंत साय के लौटने के बाद जमींदारों को लगा कि अंग्रेज़ों को इस मिट्टी में से खदेड़ने के जो हमारे सपना है, उस सपना को पूरा कर सकते हैं तो सुरेंद्र साय कर सकते हैं। इसीलिए संबलपुर के 16 जमींदारों में से 13 जमींदार अपने लोग बाग और अपने शस्त्र अस्त्र के साथ आके सुरेंद्र साय से मिलते हैं। काफ़ी सारे ग्राम प्रधान वो भी आ जाते हैं और सुरेंद्र साय से मिलते हैं। फिर अचानक एक दिन 1500 सशस्त्र आदमी को साथ 1500 सशस्त्र आदमियों को लिए हुए वीर सुरेंद्र साय संबलपुर कूच करते हैं और संबलपुर के रास्तों में पैदल मार्च करते हुए समलेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं, जो कि इस अंचल के इष्ट देवी हैं। वहां पहुंचने के बाद पूजा करते हुए फिर संबलपुर के जो राजप्रसाद है उसको अपने दखल में लेते हैं और संबलपुर रियासत का जो झंडा है उसे फहराते हैं। उस समय के संबलपुर डिप्टी कमिश्नर ली, चूँकि सैन्य बल काफ़ी कम था, इसीलिए कोई मुकाबला करते नहीं और मुकाबला ना करते हुए उन्होंने बातचीत का न्योता दिया और सुरेंद्र साय से पूछा, आप क्या चाहते हैं? सुरेंद्र साय बोले, हमारी 2 मांगे हैं। एक तो ये कि 5 और 7 साल के बजाय हमको 17 साल कारागार में रखा गया, इसीलिए हमारा जो कन्विक्शन है उसको ख़त्म किया जाए और आगे ये बाकी है, ये जो चीज़ है इसको अब समाप्त किया जाए। दूसरी बात कि लोकल शासन या स्थानीय शासन को फिर से बहाल किया जाए। ली कहते हैं कि वो ऊपर अधिकारियों को वो लिख भेजेंगे, आप शांति बनाए रखिए, वहाँ से जवाब क्या आता है देखते हैं। सुरेंद्र साय शांति बनाए हुए संबलपुर में रुक जाते हैं। इतने में ली के चिट्ठी के एवज में चारों ओर से
ज़्यादातर कटक से मांदराज सेना संबलपुर आ धमकते हैं। सुरेंद्र साय देखते हैं कि सेनाओं का तैयारी चल रहा है, इसीलिए वो संबलपुर से चुपचाप निकल जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। इससे सही मायने में विद्रोह शुरू हो जाता है। सुरेंद्र साय ऐसा एक युद्ध नीति अपनाते हैं, शायद ही सारे दुनिया में ये एक अनूठा है, मिसाल है। गरिला वॉर टैक्टिक्स तो है ही, इसके साथ साथ जो युद्ध नीति वो अपनाते हैं वो देखने लायक है या सोचने लायक है। संबलपुर जंगलों से घिरा हुआ एक अंचल है और जंगलों के अंदर काफ़ी सारे पर्वत हैं। एक पर्वत श्रृंखला है देब्रीगढ़, और संबलपुर को जुड़ता हुआ 3 रास्ता जो मुख्य मार्ग है, एक है कटक संबलपुर, दूसरा है रांची संबलपुर और तीसरा है रायपुर संबलपुर। रायपुर संबलपुर कलकत्ता मुंबई मार्ग का एक अंश है या पार्ट है। ये तीनों रास्तों को अपने कब्जे में रखने के लिए, अपने मुट्ठी में रखने के लिए सुरेंद्र साय एक ऐसा रणनीति तैयार करते हैं कि वो तीनों रास्ते में जंगलों के बीच ऐसे पहाड़ के चोटी सब चुना जाता है जिसका एक तरफ से एक ऊंची दीवार के तरह हो और दूसरे तरफ जो स्लोपिंग एरिया है उस एरिया में वो दीवार बनाते हैं, फोर्टेशन होता है, दुर्गनुमा ढांचा किया जाता है और एक दीवार की रक्षा के लिए दूसरी दीवार बनाया जाता है। उसमें छेदें होता है जिससे कि गोली दागा जा सके और धनुष से तीर छोड़ा जा सके, क्योंकि और उस दीवार के बाहर एक सशक्त एक लता होता है, यहाँ सियाली लता कहते हैं, सियाल लता। उसमें गोलाकार पत्थर सब, गोल गोल पत्थर सब उसको बांध के रखा जाता था। जब अंग्रेज सेना पहुँचते तो वो लता को काट दिया जाता था और पत्थर जो है वो ऊपर से गिरते हुए नीचे आते थे। ऐसे में अंग्रेज सेना को पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल हो जाता था। अगर वो उन्होंने गोला दागा और बाद में संग्रामियों का जो है अस्त्र या गोला धीरे धीरे कम होते गया, तो उस परिस्थिति में थोड़े थोड़े करके संग्रामी पीछे के रास्ते से वो निकल जाते। गोलियां चलती रहती है और अंग्रेज भी उसका जवाब देते रहते हैं। जब आखिरी पंक्ति वहाँ से निकल जाते और 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, आधा घंटा तक ऊपर से कोई गोली की आवाज़ नहीं आती हो, तब जाकर के अंग्रेज सेना ऊपर चढ़ते हैं। उस समय और कोई नहीं मिलता। ऐसे एक चेन किया गया था और उस चेन के वजह से वो जो दुर्ग, वो जो फोर्ट किए गए थे, उस फोर्ट्स के वजह से पूरा तीनों रास्ते पे संग्रामियों का पूरा पकड़ था। जैसे कि उड़ीसा के अगर आप देखेंगे एंट्रांस पॉइंट या संबलपुर के एंट्रांस पॉइंट जो है रायपुर तरफ से सिंगोड़ा घाटी, वो एक दरवाज़ा था अंदर घुसने का। पहले वहाँ मुकाबला करना पड़ता था और इधर आखिरी में बर्रमा एक उपत्यका है, एक पहाड़ी है, वहाँ भी एक ठो ऐसे फोर्ट हुआ था और इसके बीच काफ़ी सारे फोर्ट्स हुए थे। वैसे कटक मार्ग से जो आएगा उनको भी ऐसे जुजोमुरा में, मुंडेर में जो फोर्ट्स हैं उनसे वो जूझना पड़ेगा। रांची तरफ से भी जो आएंगे उनको भी ऐसे कई फोर्ट्स हैं जो कि वहाँ विद्रोही के कब्जे में था या विद्रोही के हाथ में था, उनको लांघना बड़ा मुश्किल होता था। अंग्रेज सेना का आना जाना दुर्भर हो गया।
अंग्रेज ऑफिसरों का आना जाना दुर्भर हो गया। खास करके जो डाक है, पोस्टल है, वो पोस्टल ट्रांसपोर्टेशन जो है पूरा रुक गया। इनसे अंग्रेज़ों के दिमाग एकदम से बहुत वो विचलित हो गए और चारों तरफ से फिर सेना बुलाना शुरू कर दिया। इस बीच जो सिपाही म्यूटिनी है वो जहाँ जहाँ भी चलता था भारत के जिस जिस इलाके में, वो समाप्त हो गए, उसको कुचल दिया गया, लेकिन संबलपुर में वो जारी रहा। ऐसे में जहाँ जहाँ भी हो, जो कि अनुभवी अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य दल हैं, सबको ला करके संबलपुर में इकट्ठा कर किया गया। बड़े अनुभवी अधिकारी को भी लाया गया। इसका कुछ असर जरूर हुआ। कई युद्ध हुए और ऐसे युद्धों में काफ़ी सारे संग्रामी हताहत भी हुए। जैसे कि एक युद्ध में 53 विद्रोही मारा जाते हैं और काफ़ी पकड़े भी जाते हैं। दूसरे भी ऐसे युद्ध में कई विद्रोही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसका कुछ भी फर्क ये जो विद्रोह के ऊपर नहीं पड़ा। बड़े बड़े विद्रोही जो थे, सुरेंद्र साय के अच्छे साथी थे, उनके चले जाने के बाद भी ये विद्रोह जारी रहा। और इसलिए जारी रह पाया क्योंकि सुरेंद्र साय और उनके साथी वो सैन्य रिक्रूट करते थे, उनको तनख्वाह दिया जाता था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितने भी सिपाही म्यूटिनी हुआ उसमें अधिकांश क्षेत्र में जो सैन्य थे, कई राजा के सैन्य हो या ब्रिटिश सेना हो, ब्रिटिश सेना से निकले हुए बागी हों, विद्रोही हों, वो उसमें थे, वो संग्राम में। लेकिन संबलपुर ऐसा एक जगह है जिस विद्रोह में कोई भी सैन्य नहीं जुड़ा हुआ था। इसमें साधारण लोग जुड़े हुए थे जो कि पार्कसन बंदूक और अन्य दूसरे बंदूक चलाना सीखा और संग्राम को आगे बढ़ाया। और बंदूक भी आया कहाँ से? संबलपुर अंचल के जो भी राजा थे वो तो अंग्रेज़ों के साथ होने का अभिनय करते थे मजबूरन, पर वो सुरेंद्र साय को सहायता देते थे। और सुरेंद्र का नेटवर्क जो था वो ऐसा था कि वो जो भी धनी खेतियार थे, चासी थे, उनसे, और व्यवसायी थे, राजा थे, जमींदार थे, उनसे वो रेगुलरली जो है चंदा उनको सहायता मिलता था। और उस पैसे के बल पर, एवज पर वो सेना का नियुक्ति कर रखा था। और जो भी हो, खाद्य सामग्री हो, तनख्वाह हो, अस्त्र शस्त्र हो, उसका खर्चा वो चलाते थे। हर जो फोर्ट है, हर फोर्ट के पास कुछ दूरी पे 4 या 5 फैमिली को उन्होंने रखा था और वो स्टोर कीपर का काम करते थे। जो भी अनाज हुआ, कलेक्शन होता था, उनके वहाँ रखा जाता था, ताकि जो संग्रामी हैं वो समय असमय पर जब भी पहुँचें, जब भी उनको ज़रूरत पड़ा, खाने का कोई समस्या नहीं होता था। ऐसे में जो जंगल का इतना घना जंगल था, उसमें जो फोर्ट्स का चेन था, पैसे का कोई कमी ना होना, समर्थन का अच्छा खासा मिलना, ये सारा सुरेंद्र साय को अजय कर दिया। उनसे अंग्रेज नहीं सके। आखिरी में 1861 में जब मेजर हेस्टिंग्स ब्राउटन इम्पे संबलपुर के डिप्टी कमिश्नर होके ज्वाइन करते हैं, वो परिस्थिति का समीक्षा करते हैं। वो और अपने जो निष्कर्ष पे पहुँचे, उस निष्कर्ष के आधार पे उन्होंने उनके अधिकारियों को एक चिट्ठी देते हैं। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि संबलपुर का जो भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है
कि यहाँ घना जंगल है, पहाड़ हैं और जो है डीप फॉरेस्ट में ऐसे रास्ता है जो कि सिर्फ विद्रोही देखते हैं या संग्रामी को मालूम है, अंग्रेज उसको खोज भी नहीं सकते हैं। और उनका रणनीति ऐसा है कि वो अचानक से आ जाते हैं, संबलपुर शहर थाने पे आक्रमण कर देते हैं, सेना शिविर पे आक्रमण कर देते हैं, आग लगा देते हैं और निकल जाते हैं। ऐसी हालत में जबकि अंग्रेज सेना काफ़ी डिमोरलाइज्ड है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट ऐसा है कि काफ़ी अंग्रेज सेना यहाँ बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं, उनका मौत हो रहा है भारी संख्या से, और सरकार का पैसा यहाँ पानी के तरह बह रहा है ये सब जो विद्रोह को रोकने के लिए, पर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इतने सारे संग्रामी यहाँ मारे भी गए हैं, युद्ध में पकड़े गए हैं, फांसी मिला है उनको, और सुरेंद्र साय नए नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और इसको चलाए रखे हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र साय को पकड़ना कभी संभव नहीं होगा, तो उनसे शांति समझौता कर लेनी चाहिए। इम्पे का ये खत जब पहुंचता है तो काफ़ी जो है अंग्रेज अधिकारी इसका विरोध करते हैं, पर बहुत सारे इसका समर्थन में आगे आते हैं। आखिरी में उनको शांति समझौता के लिए अनुमति मिल जाता है। तो इम्पे इस शांति समझौता को कारगर बनाने के लिए अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जितने भी विद्रोही या संग्रामी जेलों में थे सबको वो पहले छोड़ देते हैं, फिर अनाउंसमेंट करवाते हैं, घोषणा करते हैं कि 30 दिन के अंदर, ये घोषणा के 30 दिन के अंदर अगर सेना, ये जो विद्रोही हैं आके अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न होगी, और जो भी आगे जो भी हो चुका है वो हो चुका है, सरकार उसको नहीं देखेंगे या कोई उनका आइन अनुयायी कोई भी कार्यानुष्ठान नहीं होगा, कोई केस उनके विरुद्ध नहीं होगा। पर किसी ने आत्मसमर्पण किया नहीं, तो इसीलिए और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी जब्त ज़मीनें था, जो ज़मींदारी थी, जो गौती थी, वो सब उनको लौटा देते हैं। और फिर सुरेंद्र साय और उनके भाइयों के लिए पेंशन का भी घोषणा कर लेते हैं सरकार से स्वीकृति के बाद। इतने सारे करेक्टिव मेजर लाने के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो वो एक पे टारगेट करते हैं, और वो है मित्रभानु साय, सुरेंद्र साय का एकमात्र बेटा, क्योंकि उस समय 18 साल के थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद जब वो बातचीत करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तैयार होते हैं, इस शर्त पे कि अगर उनको बातचीत पसंद नहीं हुआ तो वो बेरोक टोक जंगल वापस जा सकते हैं, तो मित्रभानु साय आते हैं बातचीत के लिए। इम्पे उनको समझाते हैं कि आपके बाप और चाचा और बाकी लोग भी इतने सालों तक जो संघर्ष किए हैं, जंगल जंगल भटकते फिरे हैं, पहाड़ पे सोए हैं, चट्टानों पे सोए हैं, जो मिला वो खाते हैं, ये किस लिए? एक ही मकसद से कि यहाँ स्थानीय शासन का पुनर्बहाल हो, जो कि कभी संभव नहीं है। अंग्रेज यहाँ फिर से शासन या क्षमता स्थानीय लोगों के हाथ में देने वाले नहीं हैं। जो बात होने नहीं जा रहा है उसके लिए सारी जिंदगी इतनी जद्दोजहद क्यों, इतनी संघर्ष क्यों? इसीलिए आप काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं, आप लोग वापस आइए, अपने गांव में रहिए, शांतिपूर्वक रहिए, सरकार आपका जरूर सुविधा करेगा। जब मित्रभानु साय दुविधा में पड़ जाते हैं, वो क्या करें, हाँ कहें या ना कहें, तो इम्पे उनको
तुरंत ले जाते हैं एक मंदिर और मंदिर में उनको शपथ करवाते हैं। उनको गांव भेज दिया जाता है और अपना पैतृक गांव के साथ उनको और एक गांव पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है। धीरे धीरे इम्पे दूसरे बागियों के पास पहुंचते हैं ऐसे बातचीत करने के लिए, और बाद में फिर 1862 मई 15 तारीख को सुरेंद्र और इम्पे के बीच समझौता होता है, शांति समझौता। बाद में सारे जो संग्रामी थे वो भी इस शांति समझौते पे आ जाते हैं और अपने अपने गांव चले जा कर के शांतिपूर्वक रहते हैं। इम्पे इससे इतने प्रभावित हुए कि जो जमींदारों का जितने भी पहले रियासतें था या जितने भी क्षेत्र था उससे बढ़ के उनको और कई गांव उनको देते हैं खुशी से। तब शांति, संबलपुर को शांति आ जाता है, शांति रहती है। लेकिन उस वक्त ऐसी एक घटना होती है या दुर्घटना होती है जो कि इतिहास का करवट बदल देता है। 1863 दिसंबर 14 तारीख को इम्पे का निधन हो जाता है बीमारी के वजह से। और इम्पे के गुजर जाने के बाद जैसे एक मौका आता है स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों के पास, जितने भी संबलपुर में तब के अंग्रेज अधिकारी थे वो एसपी बेरिल के पास पहुंचते हैं। बेरिल से कहते हैं जो कुछ हुआ क्या उससे आपको गर्व महसूस हो रहा है? बेरिल समझ नहीं पाते हैं। जब खुलासा करने के लिए पूछते हैं तो अंग्रेज अधिकारी ये कहते हैं कि जो विद्रोही जिन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों के मृत्यु का कारण बने, जो कि अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था इतने सालों तक, वो आज एक सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं अपने अपने गांव, पुरस्कार लेते हुए, पेंशन लेते हुए। ये तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए अपमानजनक स्थिति है, हम सर ऊंचा करके चल नहीं पा रहे। बेरिल इसमें अपनी सहमति जताते हैं, पर चूंकि इस शांति समझौते पे सरकार का मंजूरी था, उनका लेवल था, तो इसीलिए एक षड्यंत्र किया जाता है, एक कंस्पिरेसी किया जाता है। और उस कंस्पिरेसी में स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को शामिल किया जाता है, एक इन्फॉर्मर दयानिधि मेहर नामक इन्फॉर्मर को शामिल किया जाता है, और फिर एक कहानी जो है वो शुरू किया जाता है, जिसके तहत काफ़ी लोग को इकट्ठा किया जाता है जो कि फेक साखी दें। कुछ चिट्ठियाँ लिखे जाते हैं, उस चिट्ठियों में ये प्रमाण करने की कोशिश किया गया है कि सुरेंद्र साय और उनके साथियों में अभी भी तैयारी चल रही है और वो कभी भी संबलपुर आक्रमण कर सकते हैं और संबलपुर को अपने हाथ में ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। जब यह चिट्ठियों के प्रतिलिपि और साक्षियों के जो बयान बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता है, सरकार के पास पहुंचता है, तो सरकार घबरा जाते हैं। चीफ कमिश्नर दौड़ते हुए संबलपुर पहुंच जाते हैं और सबको लगता है कि ये बात में दम है और वाकई सुरेंद्र साय फिर से संग्राम करने के लिए, फिर से विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। संबलपुर जो कि इतने तकलीफ के बाद 1862 में यहाँ शांति लाया जा सका, फिर अगर अशांति की ओर चले गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबको जल्द से पकड़ना चाहिए। और फिर कम्बरलेज जो कि इम्पे के जगह यहाँ आते हैं सीनियर डेप्यूटी कमिश्नर होके, उनके आते ही गिरफ्तारी का तैयारी चलता है और
फिर 1864 जनवरी 22 तारीख को रात को ही धावा बोला जाता है। चारों तरफ सेना लेके, सिर्फ सैन्य अधिकारी ही नहीं, यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्य हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुख्य हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुख्य हैं, ये भी एक एक सेनापति बन जाते हैं उस समय। और सेना लेके जो संग्रामी थे उनके घर धावा बोलते हैं। वो तो इस षड्यंत्र या कंस्पिरेसी से बेखबर अपने घरों में सोए रहते थे। उनको आसानी से पकड़ा जाता है और फिर उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। कईयों को फांसी होती है, कईयों को कारावास होता है। सुरेंद्र साय और अन्य साथियों को, उनके परिवार के सदस्य व अन्य साथियों को रायपुर भेज दिया जाता है, जहां सेशंस जज कोर्ट में उनको आजीवन कारावास का सज़ा होता है। और उसके विरुद्ध जब अपील होता है जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में, तो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट उनको राजद्रोह के जो है अभियोग से बरी कर देते हैं इनको। वो जो चिट्ठियाँ साक्ष्य प्रमाण के तौर पे जो दाखिल किया गया था उसे नकार देते हैं। जो साक्षी पेश किए गए थे उनको भी झूठे करार दिए देते हैं कोर्ट, और सबको बरी कर देते हैं इस राजद्रोह वो बाकी जो भी अभियोग उनके विरुद्ध था। पर ये दोष मुक्त होने पर भी इनको रिहा नहीं किया जाता। 1818 एक्ट के अधिनियम 3 के अंतर्गत इनको जितने साल तक चाहें, जब तक चाहें, इनको अटक बंदी करके रखने के जो प्रावधान था उसके तहत इनको पहले नागपुर भेज दिया जाता है और फिर नागपुर से असीरगढ़ भेज दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर में बुरहानपुर के पास है। उस असीरगढ़ को 7 लोगों को, जिसमें सुरेंद्र साय, उनके भाई, उनके बेटे और 3 जमींदार, इनको भेज दिया जाता है। बाद में और एक जमींदार को भी पकड़ा जाता है और उनको भी असीरगढ़ भेज दिया जाता है। वैसे 8 बंदी असीरगढ़ में वो सरकार के गिरफ्त में रहते हैं। बाकी जो भी बंदी थे वो संबलपुर जेल में और रायपुर जेल में बंदी बना के रखे गए। एक को कालापानी अंडमान भेज दिया गया। इस तरह से बंदियों जो भी संग्रामी थे, जो कि अंग्रेज़ों के शांति समझौता पे विश्वास करके वो शांति के लिए कदम बढ़ाए थे, उनसे इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा बिट्रेल हुआ कि उनके ज़िंदगी नर्क बन गया। 8 बंदियों में से 6 असीरगढ़ में दम तोड़ दिए। 2 ध्रुव साय और उनके बेटे मित्रहनु को 12 साल से सज़ा के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस शर्त पे कि वो संबलपुर के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश ना कर पाए। इस संग्राम में ज़रूर हम सुरेंद्र साय के बारे में चर्चा किए, लेकिन ये आपको बता दूं कि इस संग्राम में सुरेंद्र साय के साथ जो भी जमींदार परिवार के सदस्य थे वो अपनी आराम जिंदगी और जितने भी सुख चैन है उस सब को छोड़ते हुए, त्याग करते हुए अपनी माँ को, अपनी मिट्टी को अंग्रेज़ों के हाथों से छुड़ाने के लिए इस दर्दनाक संग्राम में, विद्रोह में शामिल हुए थे। जंगलों में भटके थे, पहाड़ों पे सोए थे और फिर कारागार में कईयों के मृत्यु हो जाती है, कईयों को फांसी दे दी जाती है। एक एक परिवार के 2 पीढ़ी के, कई तो 3 पीढ़ी के भी 7 सदस्य, 8 सदस्य, 5 सदस्य अपने जीवन
को इसके लिए न्यौछावर करती हैं। सुरेंद्र साय का जो परिवार है खिंडा के, इसमें 6 सदस्य अपना जीवन जो है कुर्बान कर देते हैं। वैसे एक कुलाबिरा जमींदार परिवार के 3 को फांसी हो जाता है। घेंस परिवार के 2 पीढ़ियों के सारे सदस्य हैं, जितने भी पुरुष सदस्य थे, सारे अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। वैसे पहाड़ सिरगड़ा जमींदार परिवार के हों या फिर कुलाविरा जमींदार परिवार के हों, लखनपुर जमींदार परिवार के हों, ये सारे परिवार के, सिंगाबगा जमींदार परिवार के हों, इस सारे परिवार के अनेक सदस्य अपनी जान कुर्बान कर दिए हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जहां करीब 100 से ज़्यादा जमींदार परिवार के सदस्य, गौतिया परिवार के सदस्य और प्रमुख सेनानी अपनी प्राण का बलिदान दिए हैं। ऐसा एक मिसाल है। और पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं कि ये जो 2 फेज में 1827 से 1840 और फिर 1857 से 1862 तक ये संग्राम अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ। अगर अंग्रेज़ शांति समझौता ना करते तो और कितने सालों तक ये संग्राम जारी रहता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और 37 साल का कारावास कोई कम बात नहीं है। अपना जीवन का 37 साल सुरेंद्र साय कारागार में बिता दिए और कारागार में ही 1884 फरवरी 28 तारीख को वो असीरगढ़ किले के अंदर उनका जो है देहांत हुआ। ये है कम समय पे, ये जो इतने लंबे समय का कितने भी इसमें कहानियाँ हैं, जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं और सही मायने में जो बलिदान का आकलन ये करना शायद ही संभव हो। मैंने आप लोगों को ये कहानी का जो है, घटनाओं का जो मूल ढांचा है, जो मूल बात है, ये आपके सामने मैं रखा। आप लोग इसको सुने और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नतीजे पे पहुँचे होंगे कि वाकई ही ये एक ऐसी घटना है जो घटना का कोई मोल नहीं, इसमें साहस है, इसमें धैर्य है, इसमें सूझबूझ है, इसमें बलिदान है। ये ऐसा मिसाल शायद ही कहीं और मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।